तो भाई लोग, जैसा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि एज अ डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि आरडीजे अभी तक पूरी एमसीयू के सबसे बेस्ट सुपर हीरो थे, यानी कि आयरन मैन का रोल प्ले करते आ रहे थे। लेकिन अब वो हमें सबसे बेस्ट विलन के रूप में दिखने वाले हैं और उनका अपीयरेंस हमें आने वाली दोनों ही एवेंजर्स मूवी, एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर डूम पर ही बात करेंगे, जिसमें जानेंगे डॉक्टर डूम की ऑरिजिन्स को एंड ऑल्सो उनकी पावर्स को भी जानेंगे कि क्या कैसी पावर्स रहेंगी, एंड ये भी जानेंगे कि आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम कास्ट करने के पीछे एमसीयू का क्या रीजन हो सकता है एंड उनका कैरेक्टर किस तरह से रहेगा आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे पर। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम एमसीयू के सबसे बड़े विलन बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि एंड गेम में जो माइलस्टोन थैनोस ने सेट किया है उसके आसपास भी अभी तक कोई विलन नहीं पहुंच पाया है। सो गाइस यार, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। सो पहले हम बात करेंगे डॉक्टर डूम की ऑरिजिन्स पर। तो डॉक्टर डूम हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स की फैंटास्टिक फोर कॉमिक सीरीज में दिखाया गया था, जो कि रिलीज हुई थी 5 जुलाई 1962 में। और इस कैरेक्टर को स्टैनली और जैक किर्बी ने क्रिएट किया था, और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के पीछे स्टैनली का ये मकसद था कि एक ऐसा ह्यूमन हो जिसके पास गॉड लेवल्स की पावर्स हो। सुबह इस डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वॉन डूम है, जो कि लैटविरिया नाम के एक छोटे से देश में पैदा हुआ था, और उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। उसकी माँ सिंथिया एक विच थी जो कि ब्लैक मैजिक में माहिर थी, पर वो मैफिस्टो के हाथ से तब मारी गई थी जब विक्टर बहुत छोटा था, और उसकी मौत के बाद विक्टर अपने फादर वर्नर वॉन डूम के साथ रहने लगा था। उसके फादर, जो कि एक डॉक्टर थे, जो कि अपनी बीवी की सॉर्सरर लाइफ से विक्टर से छुपा कर रखते थे ताकि विक्टर भी उसकी बीवी सिंथिया जैसा ना बन जाए। लेकिन एक इंसिडेंट में वर्नर एक लेडी का इलाज कर रहे होते हैं, और उस लेडी की उसी इलाज के दौरान मौत हो जाती है, और उस लेडी का हस्बैंड बैरन विक्टर के फादर वर्नर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जहां वर्नर विक्टर को लेकर भाग जाता है। पर ठंड ज्यादा होने की वजह से वर्नर विक्टर को अपनी गोद में लेकर अपने कपड़े उसको गर्म रखने के लिए दे देता है और खुद ठंड से मर जाता है। विक्टर ने अपने पेरेंट्स के साथ जो भी मुश्किलें झेली थी, उसके अंदर एक इंटेंस ड्राइव और इंटेलिजेंस को डेवलप कर दिया था। उसने अपनी माँ की मिस्टिक आर्ट को स्टडी किया और साथ ही साथ साइंस में भी इंटरेस्ट लिया, एंड विक्टर ने जादू और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी जबरदस्त डिवाइस बनाई जो कि बैरन के लोगों को रोक सकती थी और अपने लोगों की रक्षा करती थी। एंड इसी के चलते विक्टर की इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे यूनाइटेड स्टेट्स की एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिला, जहां पर उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड से, जो कि आगे चलकर मिस्टर फैंटास्टिक बनता है। यहाँ दोनों को सीक्रेटली काम करने दिया जाता है, और यहाँ रहते हुए डॉक्टर डूम एक ऐसी मशीन बनाता है जो कि मरे हुए लोगों से बात करने के लिए थी, और ये मशीन उसने खासकर अपनी माँ से बात करने के लिए बनाई थी। उस मशीन में कई खामियां भी थी, जिसके चलते रीड रिचर्ड्स ने विक्टर को मशीन के फ्लॉ के बारे में वार्न भी करता है। लेकिन विक्टर बिना सुनते अपने काम को जारी रखता है, पर मशीन काम नहीं कर पाती है और जोर से धमाका होता है, जिससे कि विक्टर का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वो वापस लैटविरिया जाता है, और वो ब्लैक मैजिक और साइंस की हेल्प से अपने लिए आर्मर बनाता है। लेकिन मास्क के ठंडे होने से पहले ही वो उसे पहन लेता है, जिसकी वजह से ये मास्क उसकी स्किन पर परमानेंटली चिपक जाता है, और उसके बाद वो डॉक्टर डूम का टाइटल लेता है, और डॉक्टर डूम बनकर उसने उन लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो कि उसकी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, खासकर रीड रिचर्ड्स। अगर बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स की, तो डॉक्टर डूम एक साइंटिफिक जीनियस तो होता ही है, उसकी इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं है, और कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपनरी को क्रिएट किया होता है। साथ ही उसने अपनी माँ की मिस्टिक आर्ट को भी सीखा होता है और काफी पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को मास्टर कर लेता है। डॉक्टर डूम का आर्मर एक बहुत ही एडवांस सूट होता है, जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी प्रोजेक्शन की एबिलिटीज देता है। साथ ही वो अपनी रोबोटिक आर्मी भी बनाता है, लाइक आयरन मैन की तरह, जिससे उसके पास डूम बॉट्स होते हैं जो कि सेम डॉक्टर डूम की तरह ही दिखते हैं। गाइस, बात करें उसके कुछ बिगेस्ट फीट्स की, तो फैंटास्टिक फोर की इशू नंबर 57 में डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर को कैप्चर करके उसकी कॉस्मिक पावर को स्टील कर लिया था,
और उस कॉस्मिक पावर के साथ डॉक्टर डूम एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बन गया था। हालांकि बाद में रीड रिचर्ड्स ने किसी तरह डॉक्टर डूम को डिफीट कर दिया था और सिल्वर सर्फर की पावर वापस कर दी थी। इसके अलावा मार्वल सुपर हीरो सीक्रेट वॉर्स में इशू नंबर 1 to 12 में डॉक्टर डूम ने अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी का यूज करके बियॉन्डर की गॉड लाइक पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उससे वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। एंड इसी के साथ सीक्रेट वॉर्स 2015 की स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स कोलैप्स होने के बाद बियॉन्डर की पावर को स्टील करके बैटल वर्ल्ड बनाया होता है, जहां वो बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर बन जाता है और अपने आप को ओमनीपोटेंट डिक्लेयर कर देता है। ये स्टोरी लाइन डॉक्टर डूम की अल्टीमेट पावर्स और कंट्रोल दिखाती है। साथ ही एक और कॉमिक बुक सीरीज में डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज टीम अप करते हैं ताकि डूम अपनी माँ सिंथिया की सोल को मेफिस्टो से बचा सके। इस स्टोरी लाइन में डूम के कैरेक्टर को डीपर और ह्यूमन साइड को एक्सप्लोर किया है, साथ ही उसकी माँ के लिए प्यार को भी हाईलाइट किया गया है। तो भाई लोग, डॉक्टर डूम का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वो एक साइंटिफिक जीनियस होने के साथ साथ एक पावरफुल सॉर्सरर और रूथलेस लीडर भी है। कॉमिक्स में उसकी कई आइकॉनिक बैटल्स और स्टोरी लाइंस हैं जो कि उसकी पावर्स, इंटेलिजेंस और कनिंग नेचर को हाईलाइट करते हैं। अब बात करते हैं आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम लाने के पीछे क्या रीजंस हैं। तो भाई लोग, कैंग की कहानी तो अब खत्म ही हो चुकी है और इस मूवी का टाइटल एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से बदलकर एवेंजर्स डूम्सडे कर दिया है और फिर हमें मिलता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम। पर हमारे हिसाब से ये मार्वल ने आरडीजे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जो इमेज आरडीजे ने एज अ सुपर हीरो फैंस के बीच में बनाई थी और अब उसे सुपर विलन के रूप में देखना थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जो बंदा लोगों को अभी तक बचाता हुआ नजर आता है अब वो लोगों को मारते हुए नजर आएगा। क्योंकि मार्वल वालों को खुद ही पता है कि एंड गेम के बाद उनकी सभी मूवीज कुछ अच्छा नहीं कर पाई हैं, एक आधों को छोड़कर, और इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने अपने पुराने कैरेक्टर पर दांव लगाया है। और एक रीजन ये भी है कि आरडीजे ने 2005 में आई फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वो रोल उन्हें मिला नहीं था एंड मे बी शायद इसीलिए ये मौका उन्हें मिला है। वैसे सभी फैंस को ये अंदाजा था कि आरडीजे की वापसी तो होगी एक बार फिर से एमसीयू में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इस बार विलन बनकर सभी की बैंड बजाने वाले हैं। तो भाई, अब जब आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम दिखने वाले हैं तो इट मींस कि हमें आरडीजे एज अ आयरन मैन शायद कभी ना देखने को मिले। हालांकि ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी लाया जा सकता है, तो हो सकता है कि आयरन मैन हमें देखने को मिले पर किसी और वेरिएंट के रूप में, जिसके कैरेक्टर को शायद अब कोई और एक्टर प्ले करते नजर आ सकता है। एंड गाइस, अब हम आते हैं आरडीजे को एमसीयू में एज अ डॉक्टर डूम किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो भाई लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मल्टीवर्स सैगा चल रहा है, जहां पिछली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में देख ही चुके हैं कि कैसे अलग अलग टाइमलाइन के स्पाइडरमैन एक साथ आकर विलन से फाइट करते हैं। साथ ही डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन के अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाया गया था, जिसमें डेडपूल का एक वेरिएंट नाइसपूल भी होता है, जिसके पास डेडपूल की तरह हीलिंग पावर्स नहीं होती हैं। सो इसी तरह से किसी अल्टर यूनिवर्स की टाइमलाइन में ये दिखाया जा सकता है कि टोनी स्टार्क के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो विलन बन जाता है। एमसीयू मार्वल कॉमिक्स की व्हाट इफ आयरन मैन डिमॉन इन आर्मर कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क रूममेट होते हैं, साथ ही बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, पर कहीं ना कहीं विक्टर को टोनी से जलन होती है, क्योंकि टोनी बहुत ही रिच होता है और वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो कि वो चाहता है। और इसी जेलसी को लेकर विक्टर एक मशीन बनाता है और चालाकी से टोनी को उस मशीन में बैठाता है और वो अपने माइंड को आपस में स्विच कर लेता है, जिससे होता ये है कि टोनी स्टार्क की बॉडी विक्टर वॉन डूम के दिमाग में आ जाती है और विक्टर की बॉडी टोनी के दिमाग में पहुंच जाती है। सो इसी चीज को एमसीयू में दिखाया जा सकता है कि आरडीजे एक ऐसा वर्जन प्ले कर सकते हैं जहां विक्टर किसी तरह टोनी की बॉडी में कब्जा कर लेता है और टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम बन जाता है। एंड हो सकता है कि शुरू में वो हमें एज अ आयरन मैन रूप में दिखाया जाए, लेकिन बाद में उसे पूरा एविल फॉर्म यानी डॉक्टर डूम विद आर्मर में दिखाया जाए। जब अब इस कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं, तो अब उनका एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा डॉक्टर डूम के कैरेक्टर पर, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो डॉक्टर डूम बहुत ही सीरियस दिखाया जाएगा,
क्योंकि मार्वल अब इस कैरेक्टर के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मल्टीवर्सल सैगा का एंड हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है, तो आगे हमें डॉक्टर डूम के मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वेल, एक अच्छी खबर ये है कि रूसो ब्रदर्स वापस आ गए हैं, तो उनकी पिछली मूवीज को देखकर ये माना जा सकता है कि वो डॉक्टर डूम को थैनोस से भी तगड़ा दिखाएंगे, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स का लेवल इतना बड़ा होगा कि एमसीयू के लगभग सभी सुपर हीरो साथ होंगे। साथ ही इसमें कई सारे विलन्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि डॉक्टर डूम सभी विलन्स को लीड करेगा। तो गाइस, आपका क्या ख्याल है आरडीजे की डॉक्टर डूम की कास्टिंग को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बी सेफ, बाय।